अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कल की क्लास में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। 5 मिनट दे रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। फिर एक दो स्टूडेंट एब्सेंट हैं, वो भी आ जाएंगे जब तक। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर, कल की क्लास पोर्टल पे शो नहीं हो रही यार। ये तो हो जाएगी, वेट करें, हो जाएगी, वो शो हो जाएगी। वो उसमें थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है, लेकिन हो जाएगी शो। अच्छा जी, प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट पे हम आते हैं। यहाँ पे हमने कल छोड़ा था। ठीक है, मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। सेक्शन 12, procurements over 500,000 rupees and up to the limit of 3 million rupees, मतलब 30 लाख, shall be advertised on the authority website in the manner and format specified by regulations by the authority from time to time. These procurement opportunities may also be advertised in print media if deemed necessary by the procuring agency. कह रहे हैं कि जो भी प्रोक्योरमेंट 5 लाख से ज्यादा और 30 लाख से कम की होगी, वो अथॉरिटी की वेबसाइट पर पब्लिश होगी, जो कि उनका स्पेसिफाइड फॉर्मेट होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर जरूरत पड़ी, प्रोक्योरिंग एजेंसी को फील हुआ कि नहीं उन्हें अपनी वेबसाइट पे ही पब्लिश करना चाहिए, तो ठीक है, वो कर सकती है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी सिर्फ अथॉरिटी की साइट पर पब्लिश होना है, इसको 5 लाख से ज्यादा और 30 लाख से कम वालों। मजीद कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द लोअर फाइनेंशियल लिमिट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन अथॉरिटीज वेबसाइट for open competitive bidding shall be prescribed financial limit for request for quotation under clause 42B। अब ये वाली जो लाइन है, इसको थोड़ा सा आप एग्जाम्प्ट करें फिलहाल, क्योंकि वहां पे 1 लाख की लिमिट लिखी हुई है रूल 42B के अंदर, कि जो भी लोअर फाइनेंशियल लिमिट है एडवर्टाइजमेंट ऑन अथॉरिटी वेबसाइट फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग shall be prescribed financial limit for request for quotation। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी लोअर फाइनेंशियल लिमिट है, वो जो रूल 42B में लिखी हुई है लिमिट, वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। रूल 42B में 1 लाख रुपए वैसे लिखी हुई है। ठीक है, लोअर फाइनेंशियल लिमिट। मजीद आगे चलते हैं। ऑल प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर 3 मिलियन रुपीज। अब देखें, ये 30 लाख से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, all procurement opportunities over 3 million rupees should be advertised on the authority website as well as in other print media or newspaper shall have wide circulation. The advertisement in the newspaper shall principally appear in at least 2 national dailies, one in English and the other one in Urdu। कह रहे हैं कि अगर 30 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रोक्योरमेंट है, तो ना सिर्फ वो अथॉरिटी की वेबसाइट पर पब्लिश होगी, बल्कि इसके अलावा उसको प्रिंट मीडिया में भी आना जरूरी है। प्रिंट मीडिया में भी उन्होंने बताया कि लीडिंग न्यूज़पेपर जो कि पूरे नेशन वाइड सर्कुलेट होते हो, ठीक है, उनमें आना जरूरी है, जिसमें से एक इंग्लिश और एक उर्दू। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि देखिए 5 लाख से 30 लाख तक की है, तो वो तो आपने प्रिंट मीडिया सिर्फ अथॉरिटी की वेबसाइट पर पब्लिश होगी, और अगर जरूरी महसूस हुई प्रोक्योरिंग एजेंसी को, तो वो अपनी वेबसाइट पे भी कर देगी। लेकिन अगर 30 लाख से ज्यादा की है, तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ वो वेबसाइट पे आएगी, बल्कि इसके अलावा उसको न्यूज़पेपर में भी आना है, जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर हो, नेशन वाइड सर्कुलेट होते हो, एक इंग्लिश और एक उर्दू। मजीद आगे चलते हैं। इन केसेस where the procuring agency has its own website, it may also post all advertisement concerning procurement on that website as well। ठीक है, ये उन्होंने इन केसेस का मतलब यही है, जहां पे उनको जरूरत महसूस हो, वो अपनी अगर वेबसाइट ओन करती हैं, तो अपनी वेबसाइट पे भी उसको पोस्ट कर सकती हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट रिक्वायर्ड है, जो भी टेंडर वगैरह है। फिर मजीद आगे चलते हैं, लिखा है a procuring agency utilizing electronic media shall ensure that the information posted on the website is complete for the purposes for which it has been posted, and such information shall remain available on that website until the closing date for the submission of bids। कह रहे हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसी को ये भी बात इंश्योर करनी है कि जब भी वो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करे, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन पोस्ट हो, एक तो वो कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो। ठीक है, और वो तब तक उस पर पोस्टेड रहनी चाहिए जब तक के सबमिशन ऑफ बिड की क्लोजिंग डेट ना आ जाए। क्योंकि देखें, होता क्या है कि जब भी वो पब्लिश करेंगे, लाजमी बात है कोई डेट तो देंगे ना कि इस डेट तक आपने बिड सबमिट करानी है, तो वो जो डेट वो मेंशन करेंगे, तब तक तमाम बिड्स उनके, तब तक वो एड जो है उनके पास पोस्ट रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जॉब पोस्ट ऐड होते हैं, उनमें भी एक डेट लिखी होती है ना, इसी तरह इनमें भी एक डेट लिखी हुई होगी। क्लियर है यहाँ तक?
फिर रिस्पॉन्स टाइम को देखते हैं हम सेक्शन 13। रूल 13 को देखते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम लाजमी तो बात है, जब आप एक एड पब्लिश करते हैं, एक एड एडवर्टाइज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी आपको कुछ रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स का आना मतलब यही होता है कि बिट्स वगैरह का आना, ठीक है, या जो भी लोग इंटरेस्टेड है उसमें अपना इंटरेस्ट शो कराना किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्स टाइम आपने क्या रखना है, मतलब एड की क्लोजिंग डेट आपने क्या रखनी है, दर हकीकत बात ये, ठीक है, कि कितने टाइम में रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो the procuring agency may decide the response time for the receipt of bids or proposals, including proposals for pre-qualification। एक तो qualification criteria होता है, pre-qualification criteria भी होता है, ठीक है। तो कह रहे the procuring agency may decide the response time of receipt of bids or proposal from the date of publication of an advertisement or notice, keeping in view the individual procurement complexity, availability and urgency. However, under no circumstances the response time shall less than 15 days for national competitive bidding and 30 days for international competitive bidding from the date of publication of advertisement or notice। अब कहते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम जो है ये प्रोक्योरमेंट एजेंसी को यहाँ पे उन्होंने आजाद कर दिया कि जो भी रिस्पॉन्स टाइम है आप खुद से डिसाइड करें, और आप जब डिसाइड करें तो इस बात को भी जहन में रखें कि आपकी प्रोक्योरमेंट किस लेवल की है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको कितनी उसकी अर्जेंसी है, क्या उसकी रिसोर्सेज मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये तमाम चीजें आप जहन में रखते हुए एक रिस्पॉन्स टाइम डिसाइड करेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 1.5 महीना, जो भी आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई रिस्पॉन्स टाइम डिसाइड खुद से नहीं करते तो नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए 15 दिन से कम है, विद इन 15 डेज है, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए 30 डेज है, ठीक है, कि मैक्सिमम आप 30 डेज पे जा सकते हैं, उससे नहीं जा सकते। अब ये रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली फर्स्ट पब्लिकेशन से लेके 15 दिन नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, फर्स्ट पब्लिकेशन से लेके 30 दिन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ठीक है। लेकिन ये कब है, जब आप डिसाइड ना कर सकें, वरना प्रोक्योरिंग एजेंसी इस मामले में आजाद है कि वो जब चाहे वो रिस्पॉन्स टाइम स्टार्ट रख सकती है, जो चाहे रिस्पॉन्स टाइम रख सकती है। फिर मजीद है, ऑल एडवर्टाइजमेंट और नोटिसेस shall expressly mention the response time allowed for that particular procurement, along with the information for collection of bid documents, which shall be issued till a given date, allowing sufficient time to complete and submit the bid by the closing date। कह रहे हैं कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट और नोटिसेस आप करेंगे, भले वो प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, जहां पे भी हो, उन पे रिस्पॉन्स टाइम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट के लिए इतना रिस्पांस टाइम है, इतने अरसे में आपने बिड्स की प्रपोजल की सबमिशन करानी है। फिर उसमें मजीद जो बिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या बिड डॉक्यूमेंट्स इसमें जाएंगे, विच शैल बी इशूड टिल अ गिवन डेट अलॉन्ग विद सफिशिएंट टाइम, ठीक है, कि जो भी बिड डॉक्यूमेंट हैं जो कि इस डेट तक मौजूद हैं आप उनको पिक कर सकते हैं। उसके बाद एक सफिशिएंट टाइम रखना है कि इतने दिन में ये आपको फिल करके सारी चीजें देनी है। जिस तरह से होता है ना, एक फ्लैट वगैरह की बुकिंग आती है तो वहां पे एक फॉर्म की टाइमिंग होती है कि इतने टाइम तक फॉर्म अवेलेबल होंगे हमारे पास, ठीक है, आपने लेने। इसी तरह से बिड डॉक्यूमेंट्स भी उसमें मेंशन करना है कि इतने टाइम तक अवेलेबल हैं ये बिड डॉक्यूमेंट्स, आप लें और इनको कंप्लीट करके इस डेट तक आप सबमिट करा दें, ठीक है। ये कंप्लीट आपने उसमें इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई ये बिड डॉक्यूमेंट्स, बिड का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बिड डॉक्यूमेंट। बिड का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट आपने उनसे लेना है और उस पर गिवन डेट होती है कि इस तारीख तक ये डॉक्यूमेंट जो है ये आप फिल करके सबमिट करा दें। प्रोवाइडेड दैट नो टाइम लिमिट शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब ये तो इन्होंने सारी की सारी नॉर्मल से केस बताए थे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई एबनॉर्मल केस आ गया, तो वहां पे कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। फिर मजीद है सेक्शन 2 रूल 13 का सब रूल 2 है, द रिस्पॉन्स टाइम शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन publication of the advertisement in a newspaper or posting on the website as the case may be। ये वही बात है कि रिस्पॉन्स टाइम जो आप कैलकुलेट करेंगे वो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ पब्लिकेशन, भले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, फर्स्ट डे ऑफ पब्लिकेशन से लेके आपने रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करना है। लेकिन याद रखिएगा रिस्पॉन्स टाइम में प्रोक्योरिंग एजेंसी आजाद है, वो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सारी चीजें देख के रिस्पॉन्स टाइम रख सकती है। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्स टाइम नहीं रखती तो नेशनल के लिए 15 दिन है और इंटरनेशनल के लिए मैक्सिमम 30 डेज जा सकती है। फिर मजीद है, प्रोवाइडेड दैट फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट अप टू 3 मिलियन रुपीस
the response time shall be considered from the date of appearance of the advertisement on the authority website. ठीक है, अब बात क्या है, ये बात जो रिस्पॉन्स टाइम की लिखी थी, ये ऊपर जो लिखी थी फर्स्ट पब्लिकेशन वाली, ठीक है, सॉरी, ये जो रूल नंबर कौन सा था ये 13 का सब रूल 2 था, उसमें लिखा था कि जो रिस्पॉन्स टाइम अप टू 3 मिलियन की, सॉरी मोर देन 3 मिलियन की होगी, उसमें आपने जो रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना है वो पहले न्यूज़पेपर में जब एडवर्टाइजमेंट आएगा उससे लेके आपने 30 डेज या 15 दिन कैलकुलेट करने, लेकिन इसमें न्यूज़पेपर की टाइमिंग लेनी है क्योंकि ये मोर देन 3 मिलियन की है, ठीक है, 3 मिलियन था 30 था, 3 मिलियन है, मोर देन 3 मिलियन है, तो आपने पहली बार जब न्यूज़पेपर में ऐड दिया था आपने वहां से रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर ये 3 मिलियन से कम की है तो प्रॉब्लम ये होती है कि 3 मिलियन से कम वाली को जरूरी नहीं है कि हम न्यूज़पेपर में ऐड दें, बल्कि देते ही नहीं है, ठीक है, वो तो सिर्फ अथॉरिटी की वेबसाइट पे आती है, तो उसका टाइम अथॉरिटी की वेबसाइट से कैलकुलेट होगा, जो भी 15 दिन और 30 दिन का है, वो डेट सेम रहेगी, डेज भी सेम रहेंगे, लेकिन टाइम कैलकुलेशन में डिफरेंट आएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है मोर देन 3 मिलियन पे वो फर्स्ट पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर है, लेकिन बिलो 3 मिलियन पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका अथॉरिटी की वेबसाइट पे होगा, कि जब आपने अथॉरिटी की वेबसाइट पे चीज दी। इन सिचुएशन वेयर पब्लिकेशन ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट और नोटिसेस हैज अकर्ड इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, द रिस्पांस टाइम शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। कह रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि जब दोनों जगह पे चीज अपेयर हुई हो, फॉर एग्जांपल अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी हुई हो और प्रिंट मीडिया पे भी हुई हो, तो रिस्पांस टाइम हमेशा प्रिंट मीडिया से कैलकुलेट करेंगे, कभी भी अथॉरिटी की वेबसाइट से नहीं करेंगे। और ये लाजमी सी बात है, ये तभी होगा जब आपकी जो प्रोक्योरमेंट है वो 3 मिलियन से ऊपर की होगी, तो वहां पे नेसेसरी हो जाता है न्यूज़पेपर में ऐड देना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो फिर हम अगले रूल पे चलते हैं, 14। एक्सेप्शन है इसकी, इट शैल बी मैंडेटरी for all the procuring agencies to advertise all the procuring requirements exceeding the prescribed financial limit which is applicable under subclause I of clause B of rule 42. However, under the following circumstances deviation from the requirement is permissible with the prior approval of authority. देखें, पहली बात तो उन्होंने ये कही कि ये मैंडेटरी है तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए टू एडवर्टाइज ऑल द प्रोक्योरिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे अगर एक्सीड करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी एडवर्टाइज करेंगी तमाम प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स को। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिल जाती है प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी से, कि अगर आप अप्रूवल ले लें पहले से तो आपको एक्सेप्शन ग्रांट कर दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब कहाँ कहाँ मिलेगी ये हम देख लेते हैं कि एक्सेप्शन किस चीज पे मिलेगी, ठीक है। उसमें the proposed procurement is related to national security and its publication could jeopardize national security objective। कि अगर कोई ऐसी प्रोक्योरमेंट है, देखिए एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है, ठीक है, जब भी आप प्रोक्योरमेंट करेंगे उसकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिकली करना जरूरी होती है, जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट्स आपकी नियम को फॉलो करते हुए। लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन मिल जाती है प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी से, जब आप अप्रूवल ले लें अथॉरिटी से। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी जगह है। The proposed procurement is related to national security and its publication could jeopardize national security objectives। जो भी आपकी पब्लिकेशन है, प्रोक्योरमेंट है सॉरी, वो नेशनल सिक्योरिटी से लिंक हो। नेशनल सिक्योरिटी तो आप समझते हैं ना, मुल्क की जो सिक्योरिटी है उससे लिंक हो, ठीक है, कि अगर हमने उसको एडवर्टाइजमेंट दी उसकी, तो हो सकता है कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाए। जियोपर्डाइज के मायने होते हैं खतरे में डालना, ठीक है, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो खतरे में भी आ सकता है, ठीक है। मुझे क्या चीज नेशनल सिक्योरिटी के लिए लेनी है, इसको मैं कभी भी पब्लिश नहीं करूंगा, वरना तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज उससे लेनी है, तो फिर उसका तोड़ भी निकाल लिया जाएगा, ठीक है, तो वो खतरे में भी आ सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में अप्रूवल मिल जाता है,
लेकिन आपने पहले अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है। ये नहीं कि पहले आप सारी चीजें कर लें उसके बाद अप्रूवल लें, नहीं, आपने अप्रूवल हमेशा प्रायर लेना है, प्रायर टू योर प्रोक्योरमेंट लेना है। फिर नेक्स्ट, the proposed procurement advertisement or notice or publication of it in any manner relates to disclosure of information which is proprietary in nature or falls within the definition of intellectual property which is available from a single source, ठीक है, which is available from a single source। अच्छा, ये जो intellectual property है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कोई मुझे बताएगा क्या होती है? देखिए, मैंने आपको जब मर्केंटाइल लॉ पढ़ाया था वहां पे भी मैंने बताया था कि जिस तरह के भी पेटेंट और कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं इनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, इनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में लेते हैं, ठीक है। तमाम आपके पेटेंट कॉपीराइट्स वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कि अगर आपने कोई रिसर्च करी, आपने उसमें एक पेटेंट ले लिया, क्योंकि रिसर्च की एक कॉस्ट होती है, एक रिसर्च पे आपने कॉस्ट इनकर करी तो आप एक पेटेंट ले लेंगे कि अब ये चीज कोई दूसरा नहीं बना सकेगा, ठीक है, इतने अरसे तक जब तक मेरी कॉस्ट निकल नहीं जाती। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए ना, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो कॉपीराइट आपको पता है पेटेंट जो होते हैं ये गवर्नमेंट के उस पर भी मिलते हैं और ये कंपनीज भी देती हैं। जैसे कि यहाँ पे टोयोटा कंपनी के जो पेटेंट है वो इंडस मोटर के पास है कि इंडस मोटर ही जो है वो टोयोटा की कार को बना सकती है, बाकी कोई नहीं बना सकता। इसी तरह अगर हम किया पे जाते हैं तो किया का जो है वो लकी वालों के पास है, तब्बा ग्रुप के पास है, ठीक है, लकी मोटर्स के पास, लकी वन वाले जो हैं, जो लकी सीमेंट वाले, इनके पास है, ठीक है, तो इस तरह से मिल जाती है। निसान का शायद गंधारा वालों के पास है, कुछ इस तरह से हुआ हुआ है। BMW दीवान वालों के पास है, लेकिन BMW की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ वो इंपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये इस तरह के पैटर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वगैरह में आते हैं। अब वो कह रहे हैं द प्रपोज्ड प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट और नोटिस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट in any manner relates to disclosure of information which is proprietary in nature or falls within the definition of intellectual property which is available from a single source, ठीक है। या ऐसी जगह जहां पे सिर्फ सिंगल सोर्स से आपको चीज मिलती हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नेचर हो उसकी, तो वहां पे भी आपको अप्रूवल मिल जाता है कि आप उसको एडवर्टाइज ना करें, ठीक है। दो जगह हो गई ना, एक तो ये हो गई कि आपके नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में आ रही हो तो भी आपको प्रायर अप्रूवल मिल जाता है कि आप उस पे ना जाएं पब्लिकेशंस पे। दूसरा, आपकी जो भी प्रोक्योरमेंट है वो सिंगल सोर्स के पास ही अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बाद वो सिंगल सोर्स के पास ही अवेलेबल है तो उसकी भी पब्लिकेशंस करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको टोयोटा की कारें चाहिए तो उसके लिए आप पब्लिश तो नहीं करेंगे ना कि मुझे इतनी टोयोटा कार्स रिक्वायर्ड है और आप लोग जो है अपनी बिड सबमिट कराएं। अब इसमें कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि ये इंटेलेक्ट सिंगल सोर्स से ही आपको मिलेगी, ये एक से ज्यादा लोगों के पास है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे भी आपको अप्रूवल मिल जाता है। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है सबको? तो फिर मैं आगे चलूं, प्री क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। एक क्वेश्चन है किसी का, एक मिनट, क्लियर है? अच्छा, बताया है उन्होंने। अच्छा जी, प्री क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स में है, एक तो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, फिर क्वालिफिकेशन है, फिर कुछ सप्लायर्स को हम डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। तो प्री क्वालिफिकेशन को देखते हैं। A procuring agency prior to the floating of tenders, invitation to proposals or offers in procurement proceedings may engage in pre-qualification of bidders in case of services, civil works, turnkey projects। लेकिन turnkey projects हम कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, मतलब समझ लें स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को घर बनाने का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक उसी के पास है कि वो शुरू से उसकी बुनियाद डालेगा और एंड में मुझे चाबी हवाले करेगा, तो ये दरहकीकत एक टर्नकी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कंप्लीट करना होता है आपको।
तो turnkey project, and in case of procurement of expensive and technically complex equipment, to ensure that only technically and financially capable firms having adequate managerial capability are invited to submit bids. Such pre-qualification shall solely be based upon the ability of the interested parties to perform that particular work satisfactorily. ठीक है, अब कह रहे हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो टेंडर फ्लोट करने से पहले एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी रख सकती है, उसमें भी इंगेज कर सकती है बिडर्स को, जैसे कि सर्विसेज, सिविल वर्क्स, टर्नकी प्रोजेक्ट जो होते हैं, या कोई भी टेक्निकल या एक्सपेंसिव प्रोक्योरमेंट है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, तो उसमें हम एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख सकते हैं कि सिर्फ जिन जिन फर्म्स के पास ये चीज है वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास ये चीजें मुमकिन है, ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखें, जब एक न्यूज़पेपर में हम जॉब ऐड देते हैं तो वो भी हम किस तरह से देते हैं, एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई अगर आपके पास ये डिग्री है तो ही आप सिर्फ इनविटेशन अपनी सीवी सबमिट कराएं, अदरवाइज आप सबमिट ना कराएं, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है जो कि आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आप क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है, नहीं करते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी प्रोक्योरिंग एजेंसीज अपनी प्रोक्योरमेंट को देखते हुए कि अगर वो टेक्निकली और फाइनेंशियली जो है उनको एक कैपेबल फर्म चाहिए, उनकी कोई ऐसी किसी प्रोक्योरमेंट है जिसमें उन्होंने एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि हर कोई उसमें बिड सबमिट कराए, वो सिर्फ चाह रहे हैं कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज रखता है सिर्फ वही बिड सबमिट कराए, तो वो एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब प्रोक्योरिंग एजेंसी, अब वो बताते हैं, अब प्रोक्योरिंग एजेंसी व्हाइल एंगेजिंग इन प्री क्वालिफिकेशन may take into consideration the following factors। अब जब वो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखेंगे तो उन्होंने किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है या कंसिडरेशन में लेना है, देखते हैं। रेलेवेंट एक्सपीरियंस और पास्ट परफॉर्मेंस, जो भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, मतलब रेलेवेंट एक्सपीरियंस से मुराद हो गई जो आपको प्रोक्योरमेंट करनी है उससे कितना रेलेवेंट रखता है इनका एक्सपीरियंस, और इनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। फिर कैपेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल इक्विपमेंट एंड प्लांट, उनके रिसोर्सेज को चेक करना है कि उनके पास इक्विपमेंट, प्लांट और ऐसी ह्यूमन रिसोर्स है कि आपकी प्रोक्योरिंग में काम आएगी। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उनकी, ये भी देखना बड़ी जरूरी होती है। एप्रोप्रिएट मैनेजरियल कैपेबिलिटी है, उनके पास मैनेजरियल कैपेबिलिटी है इस लेवल की। फिर एंड एनी अदर फैक्टर दैट अ प्रोक्योरिंग एजेंसी मे डीम रेलेवेंट नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस रूल्स, ठीक है। ये ऊपर वाले चार तो आपने हर हालत में ही करने, उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा फैक्टर है जो प्रोक्योरिंग एजेंसी को लगता है कि वो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में होना चाहिए, वो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे रूल से इनकंसिस्टेंट ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ठीक है, तो वो उसको रख सकते हैं। अच्छा, इस वाले रूल में अमेंडमेंट्स भी बहुत ज्यादा आएंगे। पहले इतना ही था, 4 तक। Pre-qualification process में the procuring agency engaging in pre-qualification shall announce in the pre-qualification documents all information required for pre-qualification, including instruction for preparation and submission of the pre-qualification documents, evaluation criteria, list of documentary evidence required by the supplier or contractor to demonstrate their respective qualifications, and any other information that procuring agency deems necessary for pre-qualification। देखिए, जो भी एजेंसी जो है प्रोक्योरिंग, अगर वो प्री क्वालिफिकेशन में आती है तो वो अनाउंस करेगी जो भी प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट होंगे, उसके अंदर कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्राइटेरिया भी लिखा हुआ होगा, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस भी होंगी कि क्या क्या आपने प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई एविडेंस रिक्वायर्ड होगा कि ठीक है आपने एक डॉक्यूमेंट में लिख तो दिया कि हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका एविडेंस अटैच करें, तो वो सारी चीजें भी आपने उसमें शो करानी है। फिर मजीद, the procuring agency shall provide a set of pre-qualification documents to any supplier or contractor on request and subject to payment of price if any। अब जो भी प्री क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट होंगे वो प्रोक्योरिंग एजेंसी हर सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर को उसकी रिक्वेस्ट पे दे सकती है, लेकिन एक पेमेंट, एक प्राइस ऑफ पेमेंट पे करके, अगर कोई रखी है तो, अगर फ्री रखे हैं तो फ्री में दे दे, लेकिन अगर कोई प्राइस रखी है तो सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी एक डॉक्यूमेंट की प्राइस पे करेगा।
एक्सप्लेनेशन मजीद इसमें, फॉर द पर्पस ऑफ द सब रूल प्राइस मींस द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स ओनली। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, इन्होंने यही बात लिखी है कि जब भी हम प्राइस की बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है, प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म कह लें आसान अल्फाज में, तो जो भी प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो प्रोक्योरिंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर के कहने पे रिक्वेस्ट पे उनको दे तो देगी। और अगर उसने कोई प्राइस रखी, उसने एक चीज का ध्यान रखना है कि प्राइस में सिर्फ कॉस्ट होनी चाहिए प्रिंटिंग की, जो डॉक्यूमेंट बनाने में कॉस्ट लगी है वही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर वो प्रॉफिट मार्जिन भी रख रहे हो, ये उनको अलाउ नहीं है कि वो उस पर कमाना शुरू कर दें। ठीक है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग कॉस्ट ले सकते हैं, जो भी उसकी कॉस्ट थी जिसमें वो डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। एक स्टूडेंट ने हैंड रेस करा है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, गलती से हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल प्रॉम्प्टली नोटिफाई ईच सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर submitting an application to pre-qualify whether or not it has been pre-qualified, and shall make available to any person directly involved in the pre-qualification process upon request the name of all supplier or contractors who have been pre-qualified. Only supplier or contractor who have been pre-qualified shall be entitled to participate further in the procurement proceedings. अब वो कह रहे हैं कि जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी होगी वो प्रॉम्प्टली नोटिफाई करेगी हर सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर को कि जो भी उन्होंने प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे वो उसमें क्वालिफाई करे या ना करे। ठीक है, जो भी आपने प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट करा था उसमें मुख्तलिफ प्रपोजल लाए, तो जो लोग उसमें क्वालिफाई करे उनको भी नोटिफाई करेंगे, जो नहीं करे उनको भी नोटिफाई करेंगे। अच्छा, जो नहीं करे वो आपसे रिक्वेस्ट पे पूछ भी सकते हैं कि उन सप्लायर के नाम बता दें जो इसमें क्वालिफाई कर गए। ठीक है, कि जो इसमें क्वालिफाई कर गए तो आप उनको उनके नाम भी बताएंगे कि हाँ भाई ये लोग जो है वो प्री क्वालिफाइड हो गए, मतलब फर्स्ट राउंड उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, प्री क्वालिफिकेशन से निकल गए। अच्छा, जो प्री क्वालिफाइड हो गए वही नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, उनके अलावा जो नहीं हुए वो यहाँ से वापस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वापस उनका काम खत्म, सिर्फ जो प्री क्वालिफाई हो गए हैं वही आगे बढ़ेंगे। मजीद, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल कम्युनिकेट टू दोज सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव नॉट बीन प्री क्वालिफाइड द रीजंस फॉर नॉट प्री क्वालिफाइंग देम। ये भी प्रोक्योरिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो कम्युनिकेट करेगी उन सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर को कि क्या वजह थी कि वो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए या क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये भी वजह भी उनको बताएगी। अब ये सारी अमेंडमेंट्स आई हैं 16A, procurement of common use items, services and commodities through framework agreements। ठीक है जी, the procuring agency shall arrange framework agreement, मैं आपको डेफिनेशन में पढ़ा भी चुका हूँ। द प्रोक्योर, अभी ये कह रहे हैं 16A, ये नया रूल इन्होंने इंसर्ट किया है, प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज आइटम, सर्विसेज एंड कमोडिटीज। कॉमन यूज आइटम या सर्विस या कमोडिटीज के बारे में। The procuring agency shall arrange the procurement through framework agreements of recurrent or common use item services, including maintenance services and those commodities whose market price fluctuate during the term of the agreement for a maximum period of 3 years। ठीक है, कह रहे हैं कि जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी है shall arrange the procurement through framework agreements of recurrent or common use items, services including maintenance services and those commodities whose market price fluctuate during the term of the agreement for maximum period of 3 years। कह रहे हैं कि जो भी कॉमन यूज आइटम्स होते हैं आपके, उनके लिए जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स बनते हैं उसको आप मैक्सिमम 3 साल का कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 साल का कर सकते हैं, इससे ज्यादा का आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के थ्रू आप कॉमन यूज आइटम परचेज कर रहे हैं उसको आप मैक्सिमम लिमिट आ गई है 3 साल की। अच्छा, उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं जो भी रिकरेंट या कॉमन यूज जो बार बार यूज होने वाले होते हैं। ठीक है, कुछ भी सर्विसेज आ सकती है मेंटेनेंस वगैरह की, या वो आइटम जिनकी मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है वो भी आपकी आ सकते हैं ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। आप मैक्सिमम लिमिट दे दी कि 3 साल के लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए। फिर the procuring agency shall prepare provisional annual estimates including description, specification, statement of requirements and quantities based on rational demand estimates।
जो भी आपके कॉमन यूज आइटम वगैरह हैं उनकी प्रोक्योरिंग एजेंसी एक एनुअल डिमांड जो है बेसिकली एक एनुअल डिमांड बनाएगी कि हमारी एनुअल कितनी डिमांड है इसकी, जो कि रैशनलाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस करेगी, अकलमंदी से एक डिमांड बनाएगी जिसमें वो डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन सारी चीजें उसमें मेंशन करेगी। Based on such estimate, procuring agency shall initiate the pre-qualification proceedings for selection of supplier and service providers. वो जो एस्टिमेट उन्होंने बनाया है कि हमारी एनुअल डिमांड ये है और ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, ठीक है, उसकी ही बेस पे वो अपना प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट करेगी, उसी की बेस पे वो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट होगा। फिर मजीद चलते हैं हम। Open and closed framework agreement may be made with the selected supplier and service providers. Maximum duration of open framework agreement shall not be more than 3 years and the closed framework agreement shall not exceed 1 year. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो भी आप एग्रीमेंट का आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी बेस पे जो भी सप्लायर सिलेक्ट होंगे उनसे आप ओपन या क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर सकते हैं उन कॉमन यूज आइटम या सर्विसेज या मेंटेनेंस के लिए। लेकिन अगर ओपन एग्रीमेंट पे जाते हैं तो ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 साल होना चाहिए और अगर क्लोज में जाते हैं तो ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 साल होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हाईलाइट कर लें इस बात को कि अगर आप कॉमन यूज आइटम वगैरह के लिए सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो ओपन की सूरत में मैक्सिमम 3 साल का कर सकते हैं और क्लोज की सूरत में मैक्सिमम 1 साल का कर सकते हैं। फिर मजीद, द प्रोक्योरिंग एजेंसी may on need basis pre-qualify new suppliers or service providers during continuity of framework agreements with previously pre-qualified suppliers or service providers. ठीक है, अब कहते हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसी में ऑन नीड बेसिस प्री क्वालिफाई न्यू सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद प्रीवियसली प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। एग्रीमेंट के दौरान भी वो प्री क्वालिफाई कर सकते हैं नए सप्लायर्स को, ठीक है, विद प्रीवियसली प्री क्वालिफाइड सप्लायर। इसका कहने का मतलब ये है कि एक एग्रीमेंट चल रहा है, अभी वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उस दौरान भी मैं जैसे फॉर एग्जांपल ओपन एग्रीमेंट है 3 साल का है, ठीक है, 2.5 साल का अरसा गुजर गया है, 6 महीने का बाकी है, तो उस ड्यूरेशन में मैं एक नया प्री क्वालिफाइड सप्लायर कर सकता हूं, ठीक है, ऑन नीड बेसिस प्री क्वालिफाई न्यू सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद प्रीवियसली प्री क्वालिफाइड सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कि मैं नए सप्लायर्स को प्री क्वालिफाई कर सकता हूं ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब भले वो एक जो भी उनकी मुद्दत थी, जैसे कि क्लोज की 1 साल थी और ओपन की मैक्सिमम 3 साल थी, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी मैं अगर मुझे जरूरत फील होती है तो मैं प्री क्वालिफाई कर सकता हूं न्यू सप्लायर्स को। The authority shall make regulations, regulatory guides, guidelines और templates for the procurement through framework agreement। ये तो आसान सी बात है कि अथॉरिटी ही तमाम रेगुलेशन, रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनाती है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए, टेम्पलेट वगैरह बनाएगी। फिर 16B, ये भी नया रूल है, प्राइस एडजस्टमेंट फॉर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स। अब प्राइस एडजस्टमेंट, the procuring agency may during the contract execution accept a request to make price adjustment under circumstances of the above normal price volatility and shall make a comparison of the prices requested against the national or international price indicator guides adopted by the authority and verify the justification for such prices। देखिए, हम क्योंकि इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में रहते हैं तो इस वजह से क्या होता है, प्राइसेस बड़ी फ्लक्चुएट होती है, तो ये भी मुमकिन है कि जो डिसाइडेड प्राइस थी, प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तो आपके पास रिक्वेस्ट आने लगे कि प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में भी प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकती है। जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका है उसके बाद भी प्राइस एडजस्टमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसमें फिर वो एक कंपैरिजन बनाएगी जिसमें वो नेशनल और इंडिकेटर प्राइस गाइडलाइंस जो उसकी हैं अथॉरिटी की, वो उनको देखेगी। ठीक है, कि अथॉरिटी ने क्या क्या आपको गाइड्स, इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि किन की बेसिस पे आपने प्राइस को देखना है, और फिर वो जो प्राइस एडजस्टमेंट हो रही है उसको जस्टिफाई भी करेगी। ठीक है, कंपैरिजन बन सकता है, मतलब प्राइस एडजस्टमेंट मुमकिन है
ऐसा नहीं है कि 10 रुपए पे एक चीज सेट हो गई तो वो 10 रुपए भी 3 साल गुजरेगी, भले वो मार्केट में 200 रुपए की हो जाए। नहीं, प्राइस एडजस्टमेंट की रिक्वेस्ट आ भी सकती है और एक्सेप्ट भी हो सकती है। उसके ऊपर बस एक कंपैरिजन बनाना होगा प्रोक्योरिंग एजेंसी को, जो कि उन इंडिकेटर की बेस पे होगा जो कि अथॉरिटी ने आपको बताए हैं। फिर आगे, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल डिटरमाइन द फैक्टर और परसेंटेज फॉर प्राइस एडजस्टमेंट अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। ये समझ गए होंगे आप, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल डिटरमाइन द फैक्टर और परसेंटेज फॉर प्राइस एडजस्टमेंट। ठीक है, प्रोक्योरिंग एजेंसी जो भी फैक्टर को डिटरमाइन कर रही है प्राइस एडजस्टमेंट के लिए, जो भी परसेंटेज ले रही है, वो अप्रूव कराना पड़ेगा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर से। ठीक है, उसका अप्रूवल उसके ऊपर जरूरी है, जो भी प्राइस एडजस्टमेंट होगी। ये नया इन्होंने इंसर्ट करा है रूल 416 ए और बी, पहले नहीं था ये, 15 मई को इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा जी, रूल 17 पे आ जाए, क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। अब प्रोक्योरिंग एजेंसी एट एनी स्टेज, अब देखें वो प्री क्वालिफिकेशन हो गया, अब ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन में पूरा हो गया, अब क्वालिफिकेशन में आप प्रोक्योरिंग एजेंसी एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स हैविंग क्रेडिबल रीजंस फॉर प्राइमा फेशी एविडेंस of any defect in suppliers or contractors capacities may require the supplier or contractors to provide information concerning their professional, technical, financial, legal or managerial competence, whether already pre-qualified or not. Provide that such qualification shall only be laid down after recording reasons, therefore in writing they shall perform part of the record of that proceedings, procurement proceedings. अब कह रहे हैं कि जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी होगी वो किसी भी प्रोक्योरमेंट की स्टेज पे, ठीक है, अगर किसी सप्लायर में कोई डिफेक्ट वगैरह फील कर सकती है तो वो सप्लायर को कह सकती है कि आप इसका एविडेंस वगैरह शो कराएं मुझे, या फॉर एग्जांपल उसको कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल डेफिसिट मिला तो वो उसका रीजन वगैरह बोल सकती है सप्लायर को कि आप सबमिट कराएं। Provide that such qualification shall only be laid down after recording reasons, therefore in writing they shall form part of the record of that procurement proceeding. अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो भी क्वालिफिकेशन का वो सच क्वालिफिकेशन शैल ओनली बी लेड डाउन, वो क्वालिफिकेशन सिर्फ कब लिखेंगे, रिकॉर्डिंग रीजंस देयर ऑफ इन राइटिंग, कि उसका रीजन भी आपने लिखना पड़ेगा और फिर वो उसको रिकॉर्ड का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी को क्वालिफिकेशन के वक्त कहीं पे भी कोई भी डिफेक्ट नजर आया, कोई भी डेफिसिट नजर आया किसी भी एडवाइजर सप्लायर के, तो वो उससे उसका एविडेंस वगैरह मांग सकती है, इंफॉर्मेशन मांग सकती है और उसको फिर वो अपने पास लिखेगी रीजन के साथ और फिर वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगी। 18, disqualification of supplier and contractor. The procuring agency shall disqualify a supplier or contractor if it finds at any time that the information submitted by him concerning his qualification as supplier or contractor was false and materially inaccurate or complete. किसी भी सप्लायर को वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। देखिए, डिस्क्वालीफाई करना और ब्लैकलिस्ट करने में बड़ा फर्क होता है। डिस्क्वालीफाई करना मतलब ये फिलहाल डिस्क्वालीफाई हो गया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन ब्लैकलिस्ट का मतलब ये कि आइंदा प्रपोजल भी सबमिट नहीं करा सकता। ठीक है, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी को अगर किसी भी टाइम ये लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सप्लायर ने दी है वो गलत है या इनकम्प्लीट है या इनएक्यूरेट है, मटीरियली इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट है, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगी, रेस से बाहर कर देगी बिडिंग की। फिर इसके बाद है ब्लैक लिस्टिंग ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। द प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल स्पेसिफाई अ मैकेनिज्म एंड मैनर टू परमानेंटली और टेम्पररी बार from participating in the respective procurement proceedings suppliers and contractors who either consistently fail to provide satisfactory performance or are found to be indulging in corrupt or fraudulent practices. Such bearing action shall be duly publicized and communicated to the authority. Procuring agency एक mechanism बना सकती है, एक manner बता सकती है कि अगर आप ये हरकतें करेंगे तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सॉरी ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अच्छा, ब्लैकलिस्ट वो टेम्पररी भी कर सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी परफॉर्मेंस काफी खराब रह रही है काफी टाइम से, तो उसको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं कि आइंदा आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या अगर उन्होंने किसी को फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में पकड़ लिया, तो अगर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में भी पकड़ते हैं तो वो ब्लैकलिस्ट कर देंगे। लेकिन सच बात यह है कि इससे पहले इनको एक मैकेनिज्म बयान करना पड़ेगा। ठीक है, एक मैकेनिज्म आप बनाएंगे, जैसे कि जब आप आर्मी वगैरह का टेस्ट देते हैं तो आर्मी वगैरह के टेस्ट में होता है
कि भाई अगर आपने कोई कहीं से ट्रेनिंग हासिल करी, जब आप आईएसएसबी का टेस्ट देने जाते हैं उसमें लिखा होता है कि अगर आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग हासिल करी तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे ताकि आप आइंदा कभी अप्लाई भी ना कर पाए। इसी तरह जब आप एग्जाम में जाते हैं तो उसमें भी यही होता है कि आपको टेम्पररी बैंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईसीएमए के पेपर में आप चिटिंग कर रहे हो सकता है ये आपको टेम्पररी बैंड कर दें या परमानेंट भी बैंड कर दें कि आइंदा कभी भी आप आईसीएमए का पेपर दे नहीं सकते, या ये भी कह सकते हैं कि अगली 2 अटेम्प्ट तक आप आईसीएमए का पेपर नहीं दे सकते। इसका मतलब है आप 2 अटेम्प्ट के लिए ब्लैक लिस्ट है, इसका मतलब है आप टेम्पररी ब्लैक लिस्ट है। ठीक है, ये सारी बातें आपके एडमिट कार्ड वगैरह पे लिखी हुई होगी। इसी तरह से ये भी एक मैकेनिज्म देंगे जिसको ये पहले से ऑलरेडी कम्युनिकेट करेंगे, पब्लिसाइज करेंगे और अथॉरिटी को भी कम्युनिकेट करेंगे कि अगर इस तरह की प्रैक्टिस में कोई भी सप्लायर पकड़ा गया तो हम उसको टेम्पररी या परमानेंट ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जब भी वो किसी सप्लायर को ब्लैकलिस्ट करेंगे तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी बात भी कह सके। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने तौर पर डिसीजन लेके कर देंगे। अगर ये कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस उसकी तरफ से देखते हैं तो फिर ये उसको क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस देखी और डायरेक्ट से उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, नहीं, वो अपनी सफाई इनको देगा उसके बाद ही ये उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। उसको सफाई का मौका देना जरूरी है। क्लियर है यहां तक? फिर मेथड है, अच्छा जी मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट में है प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। अच्छा मुझे पहले एक बात बताएं, आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया एमसीक्यूज? एक स्टूडेंट का तो मुझे मैसेज आ गया था कि सर मैंने सॉल्व कर लिया, उसने तो अपनी बकायदा आंसर शीट भी मुझे भेज दी थी। सॉल्व कर लिए तो फिर मैं आप लोगों को आज उसके दे दूंगा सेल ऑफ गुड और इसके आंसर भेज दूंगा। कर लिए ना? तो सेल ऑफ गुड एक्ट भी तैयार है ना, फिर उसके भेज दूं या एक आध दिन और चाहिए उसकी तैयारी के लिए, ताकि कल संडे आराम से बैठ के। और ये बात याद रखें, ये जो मैं आपको एमसीक्यू दे रहा हूँ ना, बेसिकली अगर आपकी फिजिकल क्लास होती तो मैं क्लास में आपका टेस्ट लेता, लेकिन आपकी फिजिकल क्लास नहीं है तो इस वजह से आपको मुझे ये व्हाट्सएप वगैरह करने पड़ते हैं। तो एक बात इसमें टाइम का ख्याल रखें कि विद इन 1 आवर में ये करना है। ठीक है, अगर आप इसमें 2-2.5 घंटे और 3 घंटे लगा के कर रहे हैं ना तो फिर फजूल है करना, उसको नहीं करें, क्योंकि ये 1 आवर में आपने कंप्लीट करना है। क्योंकि आसान आसान एमसीक्यूज होते हैं, वो इतने मुश्किल तो होते ही नहीं, केस स्टडीज होती हैं उसमें कुछ, और वो होते हैं सिंगल लाइन आइटम, तो 1 घंटे में करा जाता है। वो 1 घंटे की ही टाइम को आप जहन में रख के करिएगा इसको। अगर 1 घंटे से ज्यादा टाइम आपको लग रहा है तो फिर इसका मतलब है आप की तैयारी कम है। तो 1 घंटे के अंदर करें, जितना 1 घंटे में हो उसी को करा करें और उसी पे अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करा करें कि कितने आपके विद इन 1 आवर ठीक हुए। मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, चलें जी, प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। Save as otherwise agreed, save as otherwise provided hereinafter, the procuring agency shall use open competitive bidding as the principal method of the procurement for the procurement of goods, services and work। कह रहे हैं जब तक कि कुछ और एग्री ना हो तब तक जो प्रिंसिपल मेथड है वो ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग का ही है। ठीक है, कि ओपनली एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्रोसेस आपने कराना है। अगर कुछ और एग्री हुआ है तो वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन जब तक कुछ एग्री नहीं हो रहा आपने ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग ही करानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल सोर्स था तो सिंगल सोर्स में तो ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब है वो कोई दूसरी बात एग्री हुई है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो आपने ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ही प्रोसेस को अपना प्रिंसिपल बना के चलना है। अब चलते हैं ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग की तरफ। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द रूल 22 to 37, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल एंगेज इन ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इफ द कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोक्योर्ड इज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल लिमिट व्हिच इज एप्लीकेबल अंडर सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज बी ऑफ रूल 42। ये हम एक दफा देख लेते हैं रूल 42 बी को कि उसमें प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी लिखी हुई है। ये आया रूल 42 का ए हो गया, ठीक है, ये रही। Where the value of the procurement is more than 100,000 Pakistani rupee but does not exceed 500,000 Pakistani rupee, the procuring agency
may engage in the procurement through request for 3 quotations. नहीं, ये तो कोटेशन वाली है ना। एक मिनट, इसमें लिमिट क्यों नहीं आ रही? ये आ गई नेगोशिएटेड टेंडरिंग की। ये आ गई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की। ठीक है जी, इसका मतलब है 5 लाख से ज्यादा की जब होगी तो हम उसको ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे ले जाएंगे। ठीक है, जब भी 5 लाख से ज्यादा की होगी, क्योंकि वहां पे उस पे हम पैटी कैश पे जा सकते हैं, तो इसका मतलब है 5 लाख से ज्यादा पे हम ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, यही लिखा होता सबमिशन ऑफ बिड्स, नहीं ये था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 2237। तो 5 लाख से ज्यादा की जो होगी उसको हम ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे ले जाएंगे। अब हम चलते हैं सबमिशन ऑफ बिड्स की तरफ। द बिड शैल बी सबमिटेड इन अ सील्ड पैकेज और पैकेजेस in such a manner that contents are fully enclosed and cannot be known until duly opened. A procuring agency shall specify the manner and method of submission and receipt of the bids in an unambiguous and clear manner in the bidding document. देखिए, जो भी आप बिड सबमिट कराएंगे उसको ऐसे एनवलप में सील करना है कि वो तब तक नजर ना आए कुछ भी चीज जब तक कि उसको ओपन ना किया जाए। ठीक है, और दूसरा जो सबमिशन का तरीकेकार है बिडिंग डॉक्यूमेंट के, वो प्रोक्योरिंग एजेंसी आपको क्लियर और सर्टेन मैनर में बताएगी, मतलब उसमें किसी भी किस्म की कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल क्लियर बताएगी। फिर बिडिंग डॉक्यूमेंट, procuring agency shall formulate precise and unambiguous bidding document that shall be available to the bidders immediately after the publication of the invitation to bid. अब बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाना भी प्रोक्योरिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो एक अनएम्बिगुअस बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाएगी जो कि अवेलेबल होगा सप्लायर्स के लिए, वेंडर्स के लिए इनविटेशन ऑफ बिड की पब्लिकेशन के बाद से इमीडिएटली। जैसे ही आप इनविटेशन ऑफ बिड को पब्लिक करेंगे, उसको पब्लिकेशन करेंगे, उसकी फौरन से आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए जो कि एक प्रिसाइज बना हो, बिल्कुल क्लियर बना हो कि उसमें किसी टीचर की जरूरत ना पड़ रही हो। फिर फॉर कॉम्पिटिटिव बिडिंग वेदर ओपन और लिमिटेड, द बिडिंग डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। ठीक है, कि जो भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी उसमें ये तमाम चीजें होनी चाहिए। ओपन होगी इसका मतलब है सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, सारे लोग सबमिट करा सकते हैं। लिमिटेड होगी इसका मतलब एक खास तबके को आपने लिमिट किया हुआ है, कोई लिमिटेशन लगाई थी कि सिर्फ यही लोग उसमें सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर कॉम्पिटिटिव बिडिंग वेदर ओपन और लिमिटेड, द बिडिंग डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए अंदर? सबसे पहले तो इनविटेशन टू बिड होना चाहिए कि आपको इनवाइट किया जाए कि आप बिड करें।
दूसरा बिडर्स को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, फिर बिड का एक फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जनरल और स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग्स ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वेयर एप्लीकेबल, जहां पे जरूरत मौजूद होगी वहीं पे करना है ये, लिस्ट ऑफ गुड्स और ऑल बिल क्वांटिटीज वेयर एप्लीकेबल, डिलीवरी टाइम और कंप्लीशन शेड्यूल, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। देखिए ये बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, आगे आप पढ़ेंगे भी कि बिड को इवैल्यूएट भी किया जाता है, तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है कि हम किन किन बेसिस पे बिड को इवैल्यूएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी देखेंगे, हम आपकी टेक्निकल एफिशिएंसी को भी देखेंगे, आपकी मेन पावर को भी देखेंगे, ठीक है, आपकी इफेक्टिवनेस को भी चेक करेंगे। ये तमाम आप अपना जो क्राइटेरिया है बिड को इवैल्यूएट करने का वो भी आपने पूरा उसके अंदर मेंशन करना होगा। फिर फॉर्मेट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड, बाद औक़ात ऐसा होता है कि बिड के साथ सिक्योरिटी भी जाती है, ठीक है, कोई चेक वगैरह जाता है तो उसका भी जो फॉर्मेट वगैरह होगा वो भी आपने देना है। डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड इफ एनी that are to be used in assessing the quality of goods, works or services specified, जो भी आपके अपने स्टैंडर्ड हैं कि किस स्टैंडर्ड की चीज होनी चाहिए वो भी आपने बयान करनी है कि जो भी गुड्स वगैरह आपकी होनी चाहिए वो उस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई भी ऐसी डिटेल जो प्रोक्योरिंग एजेंसी को लगती है कि जरूरी है लेकिन वो किसी दूसरे रूल से इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी उसके अंदर इंसर्ट कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक? बड़ा ड्राई सा है ये और स्लो स्लो ही चलेगा। Any information that become necessary for bidding or for bid evaluation after the invitation to bid or issue of the bidding documents to the prospective bidders shall be provided in a timely manner and on equal opportunity basis, where notification of such change, addition, modification or deletion becomes essential, such notification shall be made in a manner similar to the original. देखिए बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपने अपना क्राइटेरिया दिया, बिडिंग डॉक्यूमेंट दे दिया, फिर बिडिंग डॉक्यूमेंट के बाद जो है आपको फील हुआ, ठीक है, कि कुछ और इंफॉर्मेशन भी है जो हमें लेनी है या कोई और इंस्ट्रक्शन भी है जो हमने बिडर्स को देनी है, तो फिर आप उसको वैसे ही बिल्कुल इमीडिएटली अवेलेबल करेंगे, टाइमली अवेलेबल करेंगे। वो नोटिफिकेशन वो जिस तरह के आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्म हुआ, ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट हुआ था, ठीक है। अगर बाद औक़ात बिडिंग डॉक्यूमेंट आपने दे दिया और उसके बाद आपको फील हुआ कि नहीं इसमें मजीद इंस्ट्रक्शन की जरूरत थी जो कि हमने देनी है, या कोई आप चेंज करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, कोई क्लॉज डिलीट करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपने टाइमली मैनर में देना है, ठीक है, एक रीजनेबल टाइम हो बिडर्स के पास, और उसको बिल्कुल उसी मैनर में देना है जैसे आपने ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट दी थी। ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट आपने कैसे दी थी? प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर दी थी, ठीक है। क्या बोला था हमने कि अगर 3 मिलियन से कम किए तो हमने क्या बोला था कि उसको सिर्फ अथॉरिटी की वेबसाइट पर पब्लिश होना है, और अगर 3 मिलियन से ऊपर किए तो उसको ना सिर्फ वेबसाइट पर आना है बल्कि प्रिंट मीडिया के ऊपर भी आना है। तो यही लॉ हमने रूल जो है हमने फॉलो करना है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के ऊपर। अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट में कोई एडिशन या डिलीशन करना है तो यही रूल फॉलो करना है कि अगर वो ओरिजिनल आपका अथॉरिटी की वेबसाइट पे था तो नोटिफिकेशन भी सिर्फ अथॉरिटी पे आएगा, ओरिजिनल आपका प्रिंट मीडिया पे भी था तो ये भी प्रिंट मीडिया पे भी जाएगा, ठीक है, सेम एप्लीकेबल होगा। फिर procuring agency shall use standard bidding document as and when notified by regulation by the authority. Procuring agency shall use standard bidding document as and when notified by regulation by the authority. ठीक है जी, ये भी बड़ी आसान सी बात है कि जो भी अथॉरिटी रेगुलराइज करेगी डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड के तौर पे वही प्रोक्योरिंग एजेंसी यूज करेगी, ठीक है, जो भी वो अथॉरिटी रेगुलराइज कर देगी वही प्रोक्योरिंग एजेंसी को यूज करना है। फिर provided that bidding document already in use of procuring agency may be retained in their respective usage to the extent they are not inconsistent with these rules until such time that the standard bidding document are specified by regulations. देखें अगर कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रोक्योरिंग एजेंसी के यूज में था, ठीक है, ऑलरेडी उनके पास यूज में ही था, तो उसको वो अपने पास रिटेन रखेंगी इन देयर रिस्पेक्टिव यूसेज टू द एक्सटेंट दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस रूल until such time that the standard bidding document are specified by regulation.
अगर अब उन्होंने कहा कि प्रोक्योरिंग एजेंसी को वो डॉक्यूमेंट यूज करना है जो कि स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाए, ठीक है, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उनके यूज में था, क्योंकि आपको पता है कि 2004 में ये फॉर्म हुआ है, लेकिन आपकी जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो लोग पहले से प्रोक्योरमेंट कर रही थी, तो अगर उनके पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट यूज में था तो वो उसको यूज कर सकती हैं सिर्फ और तब तक जब तक कि वो इन तमाम रूल से इनकंसिस्टेंट नहीं रहता या अथॉरिटी कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कराती। लेकिन अगर एक दफा अथॉरिटी ने एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया तो फिर हमने वही स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट यूज करना है। लेकिन अगर वो नहीं करा रही और हमारे पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट यूज में था तो ठीक है, अगर वो इन रूल से जो कि आपके 51 रूल हैं कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं रखता तो हम तब तक उसको यूज कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट अथॉरिटी की तरफ से नहीं आ जाता। फिर मजीद, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल प्रोवाइड a set of bidding documents to any supplier or contractor on request and subject to the payment of price। ये वही आसान सी बात है कि जो भी सेट है बिडिंग डॉक्यूमेंट का वो सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वेस्ट पे उनको प्रोवाइड करना है उस प्राइस को लेते हुए। लेकिन प्राइस में फिर वही बात याद रखना है कि प्राइस हमेशा कॉस्ट होगी प्रिंटिंग वगैरह की, कभी भी उसमें प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ऐड नहीं कर सकती प्रोक्योरिंग एजेंसी, ममनू है, मना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो वहीं तक ले सकती है। रूल 24, रूल 23 क्लियर है? पेपरा के एमसीक्यूज भी ऐसे आएंगे स्ट्रिक्ट, जैसे ये है कि रूल 24 इसके बारे में है या उसके बारे में, प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल लिमिट कितनी है, इसी तरह के इसके एमसीक्यूज भी होंगे। चलिए रिजर्वेशन एंड प्रेफरेंस में आते हैं। Procuring agency shall allow all prospective bidders to participate in procuring procedure without regard to nationality, except in case in which any procuring agency decides to limit such participation to national bidders only, or prohibit participation of bidders of some nationality in accordance with the policy of federal government। प्रेफरेंस वगैरह की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रोक्योरिंग एजेंसी अलाउ करती है तमाम बिडर्स को कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, उनकी नेशनलिटी वगैरह को नहीं देखती। हाँ, बाद औकात ऐसा होता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी एक लिमिट डिसाइड करती है कि सिर्फ नेशनल बिडर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, या बाद औकात कुछ नेशनलिटीज को बैंड कर दिया जाता है कि ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की होगी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ होगी, ठीक है। फिर मजीद आगे चलते हैं। प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल अलाउ फॉर अ प्रेफरेंस to domestic or national suppliers or contractor in according with the policies of federal government. The magnitude of price preference to be accorded shall be clearly mentioned in the bidding document under the bid evaluation criteria। अच्छा, एक बात और याद रखें कि प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है उन्होंने खुद कह दिया ऊपर वाले रूल में कि देखें प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर छोड़ दिया कि प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो अलाउ कर सकती है तमाम बिडर्स को कि आप लोग नेशनलिटी वगैरह नहीं देखें, आप पार्टिसिपेट करें। और बाद औकात ऐसा भी होता है कि वो कुछ नेशनलिटी को बैन कर सकती है कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या कह सकती है सिर्फ नेशनल बिडर्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये तमाम चीजें वो करेगी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत। लेकिन मजीद उन्होंने एक और बात कही कि बाद औकात ऐसा भी हो सकता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी को ये अलाउ है कि वो ये भी कर सकती है कि पार्टिसिपेट तो सबसे करा रही है, ठीक है, कि भाई नेशनलिटी कोई भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो ये कर सकती है कि जो नेशनल बिडर्स हैं, जो उनके डोमेस्टिक बिडर्स हैं, लोकल बिडर्स हैं, हमारे लोकल सप्लायर्स हैं, उनको हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रेफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा कि किस लेवल तक उनको प्रेफरेंस देंगे, वो उन्होंने क्लियरली बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के क्लॉज के अंदर मेंशन करना है। तो रूल पहले पार्ट में क्या बताया? पहले पार्ट में बताया कि भाई प्रोक्योरिंग एजेंसी को ये अलाउ है कि वो किसी को भी अलाउ कर सकती है कि तमाम बिडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, भले किसी भी नेशनलिटी के हों, ठीक है। हाँ, बाद औकात होता है, उन्होंने कहा कि कुछ को वो बैंड कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो भी है, लेकिन दूसरे में उन्होंने कहा देखिए वो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वो ये बात भी अलाउ कर सकते हैं कि आप सब पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने नेशनल बिडर को प्रेफरेंस देंगे आपके ऊपर, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड से देंगे, जिस लेवल की प्रेफरेंस देंगे, वो उन्होंने बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो कि आपके बिड डॉक्यूमेंट का पार्ट था उसके अंदर मेंशन करना है कि हम इस लेवल तक इसको आपके ऊपर फौकियत प्रेफरेंस देंगे, ठीक है जी।
फिर है बिड सिक्योरिटी। The procuring agency may require the bidders to furnish a bid security not exceeding 5% of the bid price. देखिए बाद औकात, बल्कि अक्सर यही होता है, यूजुअल प्रैक्टिस यही होती है कि जब भी आप बिड देते हैं, बिड सबमिट कराते हैं, उसके साथ आप बिड सिक्योरिटी भी सबमिट कराते हैं। जब भी आप बिड सबमिट कराते हैं उसके साथ आप बिड सिक्योरिटी भी सबमिट कराते हैं। ठीक है, बिड सिक्योरिटी के तौर पे हम अक्सर चेक या पे ऑर्डर वगैरह जो भी है वो मंगा लेते हैं। चेक जाता है नॉर्मली, चेक वगैरह मंगा लेते हैं, लेकिन वो कभी भी बिड प्राइस के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिलो 5% या अप टू 5% हो सकता है, 5% से ज्यादा नहीं हो सकती बिड सिक्योरिटी। लेकिन ये इसमें मे रिक्वायर्ड लिखा है कि उनके ऊपर चॉइस छोड़िए, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप बिडिंग करेंगे आपको बिड सिक्योरिटी जमा कराना लाजमी करते हैं, ताकि हर कोई मुंह उठा के जमा ना कराए। फिर इसके बाद है बिड वैलिडिटी। अब प्रोक्योरिंग एजेंसी keeping in view the nature of procurement shall subject the bid to a bid validity period. ठीक है, कि जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी होगी उसको प्रोक्योरमेंट की नेचर को देखते हुए बिड की वैलिडिटी पीरियड भी डिफाइन करना है। वैलिडिटी पीरियड आपको पता है, आपको मैंने कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ में ही पढ़ाया था कि वैलिडिटी होती है कि हम बोलते हैं कि ये कोटेशन 3 दिन के लिए वैलिड है, 4 दिन के लिए वैलिड है। तो इसी तरह आपने नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट देखते हुए एक बिड वैलिडिटी पीरियड भी डिसाइड करना है कि भाई इतने टाइम तक आपकी बिड वैलिड रहनी चाहिए। सही है। सेकंड लिखा है द बिड शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये जो बिड वैलिडिटी पीरियड है ये आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में बताना है, और वो बिड जो है वो वैलिड तब तक रहेगी जब तक के जो पीरियड आपने डिफाइन किया है। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी सप्लायर आपको बिड देगा तो उसके जहन में बिड वैलिडिटी पीरियड होगा कि इतने टाइम तक मेरी बिड को वैलिड रहना है। फिर तीसरा, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल ऑर्डिनरीली बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोसेस एंड इवैल्यूएट द बिड within the stipulated bid validity period. However, under exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, if an extension is considered necessary, all those who have submitted their bids shall be asked to extend their respective bid validity period. Such extension shall be for not more than the period equal to the period of original bid validity. अब देखें ये वाला पॉइंट समझें कि प्रोक्योरिंग एजेंसी पे ये ऑब्लिगेशन है, ये जरूरी है उनके लिए, मैंडेटरी है कि भाई जो भी आपने बिड वैलिडिटी पीरियड रखा था, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता रखा था, तो 1 हफ्ते के अंदर आप तमाम बिड्स को इवैल्यूएट कर लें। ये उनके ऊपर जरूरी है कि 1 हफ्ते के अंदर आप तमाम बिड्स को इवैल्यूएट कर लें। लेकिन कभी जो भी उन्होंने 1 हफ्ता, तो मैं अपनी एग्जांपल में बोल रहा हूँ, ठीक है, बात ये है कि जो भी उन्होंने वैलिडिटी पीरियड रखा था उस पीरियड के अंदर जरूरी है, उन पे मैंडेटरी है कि वो तमाम की तमाम अपनी जो बिड्स हैं उनको उस पीरियड में इवैल्यूएट कर ले। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि उनको पीरियड एक्सटेंड करना इवैल्यूएशन के लिए, तो फिर वो एक तो सबसे पहले एक जो उसका रीजन होगा वो रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में कि उनको क्यों एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशन को क्यों एक्सटेंशन चाहिए, उनको वैलिडिटी पीरियड क्यों बढ़वाना है बिडर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो एक्सटेंशन को रिकॉर्डिंग में लेंगे, रीजन को। ठीक है, फिर इफ एन एक्सटेंशन इज कंसीडर्ड नेसेसरी, ऑल दोज हु हैव सबमिटेड देयर बिड्स शैल बी आस्क्ड टू एक्सटेंड देयर रिस्पेक्टिव बिड वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद वो जितने भी बिडर्स हैं जिन्होंने बिड सबमिट कराई थी उनको वो बताएंगे कि भाई हमें आपका बिड वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड करना है। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन कितनी कर सकते हैं, वो जो ओरिजिनल बिड वैलिडिटी पीरियड था उससे ज्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने ओरिजिनल बिड वैलिडिटी पीरियड दिया था 1 हफ्ता, अब आज आप बोलें कि मेरा जो बिड वैलिडिटी पीरियड है ये आप 2 हफ्ते एक्सटेंड कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है जब आप एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे आप मैक्सिमम 1 हफ्ता एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब देख लेते हैं बिडर्स हु। अब देखें जब आप बिडर्स को चॉइस दे रहे हैं, आपने बिडर से एक्सटेंड कराना है ना, तो लाजमी बात है कुछ बिडर एग्री करेंगे, कुछ नहीं भी कर सकते। कुछ बोलेंगे नहीं जनाब मैंने तो 1 हफ्ते के लिए दिया था, मैं तो एग्री नहीं करता। ठीक है, कुछ बोलेंगे ठीक है हम आपके रीजन से इत्तेफाक रखते हैं और आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में टाइम लग रहा है तो आप इसको एक्सटेंड कर लें, मैं इस बात से एग्री करता हूं।
तो अब यही हमने देखना है कि कुछ एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे उनका क्या है, जो नहीं करेंगे उनका क्या है। तो रूल 4 हमें ये कहता है, इसका जो सॉरी 26 का सब रूल 4 कहता है, bidders who agree to extension of their bid validity period shall also extend the validity of the bid bond or security for the extended period of the bid validity। कह रहे हैं कि जो भी बिडर एक्सटेंशन से एग्री करता है बिड वैलिडिटी पीरियड के, तो उसकी जो सिक्योरिटी थी उसका पीरियड भी एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब वो भी मजीद लाजमी बात है जब तक उनके पास, क्योंकि जिनकी देखें जिनकी बिड एक्सेप्ट नहीं होती उनको सिक्योरिटी चेक वापस भी मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी बिडर एग्री करता है बिड वैलिडिटी पीरियड से कि हाँ ठीक है मैं एक्सटेंशन के लिए एग्री हूं, तो लाजमी बात है चेक फिर उनके पास ही रखा रहेगा, उसका भी पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, जो भी सिक्योरिटी थी, वो बिड बॉन्ड हो या कोई दूसरी सिक्योरिटी हो। बी, agree to procuring agency request for extension of bid validity period shall not be permitted to change the substance of their bids। अच्छा, आप एग्री कर सकते हैं सिर्फ वैलिडिटी पीरियड बढ़ाने के लिए, लेकिन बिड में चेंज नहीं ला सकते। समझे बात को, जैसे कि एक हफ्ते के लिए आपने बिड दी थी 10 रुपए, अब वो बोल रहे हैं बिड को एक्सटेंड करो, आप बोले ठीक है इसकी मैं वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर रहा हूं लेकिन ये 11 रुपए कर रहा हूं, ये काम मुमकिन नहीं है, ये मना है। किसी भी किस्म का सब्सटेंस में चेंज नहीं आ सकती। तो मैंने सिर्फ प्राइस के हवाले से दे दिया ना, इसमें डिलीवरी टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस में आप चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आपने सेम जो बिड ऑलरेडी सबमिट कराई थी उसी पे एक्सटेंशन एग्री करना है, ठीक है। मजीद उसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज का। Bidders who do not agree to an extension of the bid valid period shall be allowed to withdraw their bids without forfeiture of their bid bond or securities। जो बिडर एक्सटेंशन से एग्री नहीं करते उनको उनके चेक समेत वो अपने बिड को वापस ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये होता है अगर आपने चेक सबमिट करा दिया और बीच में आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो उनके पास ही फिक्स्ड हो जाता है, वो वापस नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि एक्सटेंशन उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि आप एक्सटेंड करें, तो अगर आप एग्री करते हैं तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट आपने फॉलो करने के, ठीक है। आप एग्री करेंगे तो चेक की वैल्यू भी एग्री, टाइम भी एग्री हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, आप उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन तीसरा, अगर आप एग्री नहीं करते तो आप अपनी बिड को विड्रॉ कर सकते हैं और आपका चेक भी आपको वापस मिल जाएगा। जो भी सिक्योरिटी वगैरह आपने दी थी, बिड बॉन्ड या कोई भी चेक वगैरह आपने दिया था, वो भी आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है जी। अब एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स, देखिए, वेयर a procuring agency has already prescribed a deadline for the submission of bids and due to any reason the procuring agency find it necessary to extend such deadline, it shall do so only after recording its reasons in writing। अब देखिए ये हो क्या रहा है, प्रोक्योरिंग एजेंसी ने एक डेडलाइन दी कि 31 अगस्त तक आपने बिड सबमिट करानी, लेकिन प्रोक्योरिंग एजेंसी को लगा कि नहीं, कुछ सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हमने एक्सटेंशन देनी चाहिए, हमने एक्सटेंशन देनी चाहिए। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी दे सकती है, एक्सटेंशन कर सकती है अपनी सबमिशन ऑफ बिड्स की डेडलाइन में, लेकिन वो रीजन को रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग, वो रीजन लिखेगी और इन रिटर्न उसको लेगी। यही बात लिखिए, अब यार प्रोक्योरिंग एजेंसी हैज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड द डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ बिड्स and due to any reason the procuring agency find it necessary to extend such deadline, it shall do so only after recording its reasons in writing and in equal opportunity manner। Advertisement of such extension in time shall be done in a manner similar to the original advertisement। बड़ा आसान सा है कि जो भी एक्सटेंशन वगैरह अगर वो चाह रहे हैं कि उनकी जो बिडिंग डेडलाइन थी, ठीक है, जो उन्होंने बिडिंग डेडलाइन दी थी, मैंने कहा 31 अगस्त थी, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि उसको 15 सितंबर तक ले जाएं, उनको जरूरत महसूस हो रही है कि हमने एक्सटेंड करनी चाहिए बिडिंग डेडलाइन को, तो जो भी उसका रीजन होगा उसको वो इन रिकॉर्ड लेंगे, इन रिटर्न राइटिंग में लेंगे और उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट भी वो वैसे ही करेंगे जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की हुई थी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कैसे हुई थी वो हमने देखा था प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर कि अगर 3 मिलियन से नीचे नीचे है तो सिर्फ वेबसाइट पे, 3 मिलियन से ऊपर ऊपर थी तो फिर हमने उसको प्रिंट मीडिया में भी दिया था। तो बिल्कुल वैसे ही वो उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करेंगे, ठीक है, क्लियर है। यहीं तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा तकरीबन नेक्स्ट वीक ही एंड हो जाएगा, 15 जन तक आपका कोर्स भी एंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूल है तकरीबन, उसके बाद अब आपके लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान लास्ट टॉपिक है 10%, बाकी तो आपका सब कुछ हो चुका है।
अगर किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लें, और एक बात बता दें, ये समझ में आ रहा है आप लोगों के पेपरा? ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। अच्छा, इसका ऑर्डिनेंस थोड़ा मुश्किल है लेकिन रूल आसान है। रूल में इतने मसले मसाइल नहीं है, रूल आसान ही है। लीगल स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। लीगल स्ट्रक्चर समझ लें, जितना आपने इसका ऑर्डिनेंस पढ़ा था ना उतना है। ठीक है जनाब, यहीं तक हम लोग रखते हैं, एंड करते हैं क्लास को। अल्लाह हाफिज।